हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। हिंदी मासिक पत्रिका है और ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये मार्च 2026 का एडिशन है। ठीक है, यहाँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहाँ पहला है कि गणतंत्र को शक्तिशाली बनाने में सभी वर्गों के योगदान की राष्ट्रपति द्वारा अपने संबोधन में सराहना। तो देखिए, ये जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या मतलब जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, तो 25 जनवरी 2026 को राष्ट्र के नाम संबोधन किया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, और इसमें कहा गया कि जो सभी देशवासियों को, इसमें पहले तो हार्दिक बधाई दी गई कि इस दिन को सार्थक और उल्लेख करते हुए कहा गया कि गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा गया और ये चौथा संबोधन था उनका। ठीक है, चौथा संबोधन था, जिसमें पहला है कि वर्तमान में सरकार और जन सामान्य के बीच की जो दूरी है उसको निरंतर कम किया जा रहा है और पिछले दशक के दौरान जो राष्ट्रीय लक्ष्यों के जन भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। डिजिटल पेमेंट व्यवस्था जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया जाना। आज विश्व के आधे से अधिक डिजिटल लेन देन सिर्फ भारत में होते हैं। ठीक है, भारत का जो यूपीआई है, ठीक है, आधे डिजिटल लेन देन जो हो रहा है मतलब विश्व का, वो आधा तो सिर्फ भारत में हो रहा है। ठीक है, और भारत का जो संविधान है, अब ये 8वीं अनुसूची में शामिल जो सभी भारतीय भाषा है उसमें उपलब्ध हो गई है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में अब संविधान उपलब्ध है। संविधान को भारतीय भाषाओं में पढ़ने और समझने से देशवासियों में आत्मगौरव की भावना मजबूत होगी। देखा जाए तो देश में जो स्टार्टअप्स की प्रभावशाली सफलता का जो प्रमुख श्रेय है वो युवा उद्यमियों को दिया गया है। विश्वास व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की प्रमुख भूमिका रहेगी। सेना की ताकत का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों पर जो सटीक प्रहार किया गया उसका जिक्र किया गया और सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली है। और जो पुलिसकर्मी हैं, केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, उनके जवानों को आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हुए कहा गया है। और जो कर्मठ प्रतिभाशाली महिलाएं हैं और सेवाधर्मी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सभी स्वास्थ्य कर्मी, निष्ठावान सफाई मित्र, प्रबुद्ध शिक्षक, विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर, हमारे मेहनती श्रमिक भाई बहन, सभी ने राष्ट्र का नव निर्माण किया है। ठीक है, ये इनके भाषण में कहा गया है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नया लोगो एवं शुभंकर। देखा जाए तो 1 जनवरी को केंद्र सरकार की जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने अपना नया प्रतीक मतलब लोगो और शुभंकर दोनों लॉन्च किया है। ठीक है, विज्ञप्ति में बताया गया कि जो लोगो है उसमें अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। वहीं जो मध्य में है, मध्य में देखा जाए तो ये रुपया का सिंबल है। ठीक है, मध्य में स्थित जो रुपया का सिंबल है वो आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास के आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। संख्याओं का प्रतीक दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं संख्याओं का प्रतीक दिया गया है। ठीक है, और ये प्रतीक का उपयोग जो है वो आधुनिक डाटा प्रणालियों और सांख्यिकी विज्ञान को दर्शाता है। लोगों के ऊपर जो ऊपर की ओर बढ़ती हुई जो विकसित रेखा प्रगति को दर्शाती है और बताती है कि विश्वसनीय डेटा सतत आर्थिक विकास की कैसे सहायता करता है। लोगों में देखा जाए तो केसरिया, सफेद और हरा रंग, ठीक है, केसरिया, सफेद और हरा और गहरा नीला रंग जो है, ठीक है, जो दिखाया जा रहा है केसरिया, आपको हरा और गहरा नीला रंग जो है, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय मूल्यों, विकास, सत्य, स्थिरता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, जो आधिकारिक आंकड़ों को मतलब बड़ों से और विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं। ठीक है,
देखिए, इसका जो शुभंकर है, जो मैस्कट है, जो कि सांख्यिकी नाम दिया गया है, सांख्यिकी नाम दिया गया है, और ये एक मैत्रीपूर्ण और लोक केंद्रित चरित्र है, जिस देश भर के लोगों के लिए आंकड़ों का सरल, समझने योग्य और आकर्षक बनाने के लिए बनाया गया है। जो नया शुभंकर है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के मूल मूल्यों, सटीकता, पारदर्शिता और डेटा आधारित शासन का दर्शाता है, और आंकड़ों को इस तरह प्रस्तुत करता है जो आम जनता के लिए समझना सरल है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, ठीक है, उसमें आपको आधार का शुभंकर उदय लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आधार का जो शुभंकर है, इसका नाम है उदय। देखा जाए तो जो आधार जारी करने वाले जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी यूआईडीएआई, उसने आधार का शुभंकर यानी मैस्कट जारी किया, जिसका नाम दिया गया है उदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार। तो देखा जाए तो 28 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो मार्चिंग दस्तों, झांकियों के लिए पुरस्कार रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, घोषित किया गया है, और ये पुरस्कार दो श्रेणी में दिया गया है। एक है निर्णायकों के निर्णय के आधार पर, और दूसरा है नागरिकों की पसंद के आधार पर। देखिए, नागरिकों के पसंद के आधार पर भी दिया गया है और निर्णायकों के निर्णय पर। पहले देखते हैं हम लोग निर्णायकों के निर्णय के आधार पर जो पुरस्कार दिए गए। निर्णायकों के निर्णय के देखा जाए तो तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जो है वो भारतीय नौसेना रहा। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता कौन रहा? भारतीय सेना। फिर है आपको सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का रहा। फिर तीन झांकियों में देखा जाए राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र का, तो प्रथम रहा आपको महाराष्ट्र का, जो कि गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक निकाला गया था। ठीक है। दूसरा था आपको जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर और हस्तशिल्प और लोक नृत्य। फिर आपको तीसरा था केरल, केरल रहा तीसरे नंबर पे, जो कि वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल। अब देखा जाए केंद्रीय मंत्रालय और विभाग का जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रहा, तो उसमें संस्कृति मंत्रालय का रहा आपको। ठीक है, वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। विशेष पुरस्कार भी कुछ दिए गए, जैसे कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग वंदे मातरम 150 वर्षों का उत्सव उसका थीम था। ठीक है, फिर आपको वंदे मातरम भारत की शाश्वत गूंज नृत्य समूह। अब देखिए दूसरा आते हैं हम लोग नागरिकों की पसंद के आधार पर जो दिया गया। ठीक है, जो लोकप्रिय पसंद श्रेणी में पुरस्कार हुआ, वो तीन सेनाओं में जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता रहा वो रहा असम रेजिमेंट। सीएपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता रहा आपको सीआरपीएफ। फिर तीन झांकियों में जो कि राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र का रहा था, उसमें पहले स्थान पे रहा था गुजरात, जो कि स्वदेशी का मंत्र, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और वंदे मातरम इसका थीम था। दूसरा था आपको उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे कौन रहा? उत्तर प्रदेश, जो कि बुंदेलखंड की संस्कृति को दिखाया था। तीसरे स्थान पे रहा आपको राजस्थान, जो कि रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, बीकानेर की स्वर्ण कला इसका थीम था। केंद्रीय मंत्रालय विभाग की सर्वश्रेष्ठ झांकियां में अगर देखा जाए तो आपको स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग का था, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसकी थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय स्कूली शिक्षा को विकसित भारत की राह पर अग्रसर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण के लिए आईएनएस सागर ध्वनि कोची से रवाना। देखा जाए तो 17 जनवरी 2026 को आईएनएस सागर ध्वनि को सागर मैत्री यानी मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव पहल का 5वां संस्करण के लिए नौसेना की दक्षिणी कमान कोची से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ठीक है, कहां से दिखाया गया है? तो कोची से हरी झंडी दिखाया गया है ये आपको आईएनएस सागर ध्वनि को। ठीक है, और ये देखा जाए तो आईएनएस सागर ध्वनि जो है वो डीआरडीओ की नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी यानी कि एनओपीएल नेशनल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा संचालित यह अनुसंधान पोत जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों जैसे कि
श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, मालदीव और ओमान के साथ मिलकर समुद्री डेटा एकत्र करके और अनुसंधान एवं विकास करके दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, तो इन सभी देशों के साथ मिलकर समुद्री डेटा एकत्र करेगा। ठीक है, उस पे अनुसंधान और विकास किया जाएगा, जो कि आगे आने वाले लंबे समय तक इसका साझेदारी को विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो भारतीय नौसेना और डीआरडीओ की सहयोगी पहल से एक सागर मैत्री नाम दिया गया है इसको, और आईएनएस सागर ध्वनि जो है वो डीआरडीओ और एनओपीएल द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो डीआरडीओ और एनओपीएल के द्वारा डिजाइन किया गया है। फिर देखा जाए तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये पोत है, पोत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पाल प्रशिक्षण पोत। आईएनएस सुदर्शनी 10 माह के लोकायन 26 अभियान का रवाना। ठीक है, एक अभियान पर रवाना हुआ है लोकायन 26। ठीक है, कौन रवाना हुआ है, तो आईएनएस सुदर्शनी। कब के, कितने दिनों के लिए, तो 10 माह के लिए। अब देखिए, ये पाल प्रशिक्षण पोत है। ठीक है, 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2026 को भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत, जिसे कहा था सेल ट्रेनिंग शिप, वो आईएनएस सुदर्शनी 10 माह के लोकायन 26 नाम के वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान पर कोची नौसैनिक बेस से रवाना हुआ। ठीक है, और 10 माह की इस यात्रा के दौरान वो करेगा क्या, तो आईएनएस सुदर्शनी लगभग 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगा और 13 देशों के 18 बंदरगाहों का दौरा करेगा। ये अभियान जो है, इस अभियान में दौरान जो है पोत जो है वो फ्रांस के प्रसिद्ध समुद्री महोत्सव एस्केल ए सेट यानी स्केल ए सेट में भाग लेगा। और जुलाई 2026 में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में न्यूयॉर्क में होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान भव्य अंतर्राष्ट्रीय बेड़े सेल 2050 में शामिल होगा। ठीक है, गोवा सीपीआर लिमिटेड द्वारा निर्मित जो आईएनएस सुदर्शनी है वो भारतीय नौसेना का लगभग आपको देखा जाए तो 54 मीटर लंबा है। ठीक है, और 20 पालो यानी सेल्स से सुसज्जित सुसज्जित ये नौकायान प्रशिक्षण पोत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपको 1500 वर्ष पुरानी पाल विधि से निर्मित नौसेना का नौकायान पोत आईएनएसवी कैंडियन। ठीक है, आईएनएसवी कैंडियन ने जो है वो 18 दिन में पोरबंदर से मस्कट पहुंचा है। देखिए, 14 जनवरी 2026 को भारतीय नौसेना का लगभग 1500 वर्ष पुराना जो कि पाल विधि से निर्मित है नौकायान पोत जो है आईएनएस, इसका नाम है आपको आईएनएसवी कैंडिन। ठीक है, ये 18 दिन की यात्रा करके पोरबंदर से मस्कट पहुंचा है। देखिए, है क्या कि ये लगभग 1500 वर्ष पुराना विधि से बना हुआ है। मतलब एक नाव बोट है, वहां जो पहले के बोट में देखा जाता था वो पर्दे लगे होते थे। ठीक है, उसी तरह से ये बना हुआ है। देखिए, 29 दिसंबर को ये पोरबंदर से ओमान की अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुआ था और चौथी पांचवी शताब्दी के जो भारतीय जहाज का मॉडल पर बना हुआ है। निर्माण में किसी भी कील या धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लकड़ी के तख्तों से बने हुए पोत को नारियल की रेशे से सिला गया है। इंजन रहित, मतलब इंजन रहित पोत है और ये पैडल, कपड़े और पाल व हवा के सहारे चलता है। ठीक है, इसमें इंजन है ही नहीं, पैडल, कपड़े के पाल और हवा के सहारे ये चलता है। ठीक है, देखिए, ये अजंता की गुफा में जो दर्शाया गया एक व्यापारिक पोत के डिजाइन पर आधारित है। ठीक है, अजंता की गुफा में जो दर्शाया गया व्यापारिक पोत है उसके डिजाइन पर यह आधारित है पोत। और इसका निर्माण जो है वो केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना तथा गोवा की एक निजी बोट बिल्डर कंपनी होडी इनोवेशन, ठीक है, होडी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय मतलब 3 साइडेड जो समझौता था उसके द्वारा समझौता हुआ था और इसे 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। ठीक है, ये आपको आईएनएसवी कैंडिने को। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसरो का वर्ष 2026 का पहला उपग्रह प्रक्षेपण मिशन विफल। देखा जाए तो पीएसएलवी C62 के तीसरे चरण में विफलता हासिल हुई। ठीक है, इसका तो पीएसएलवी C62 जो था उसमें विफलता हासिल हुआ है और इसरो का ये वर्ष 2026 का पहला उपग्रह प्रक्षेपण मिशन था जो कि असफल रहा। देखिए, 12 जनवरी को प्रातः 10:18 पर उड़ान भरा गया था
और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, वो नववर्ष 2026 में पहला उपग्रह प्रक्षेपण विफल हो गया। 16 उपग्रह को लेकर ये पीएसएलवी 662 जो था, वो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरा था। 17 मिनट के उड़ान के बाद उपग्रह को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा अथवा जिसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है, एसएसओ, उसमें स्थापित किया जाना था। किंतु जो तीसरा चरण था, जिसमें स्ट्रैप ऑन मोटर्स द्वारा थ्रस्ट प्रदान करता है, उस समय रॉकेट अपने पथ से भटक गया और उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं कर सका। ठीक है, और देखा जाए तो ये लगातार दूसरा अवसर है जब तीसरे चरण में समस्या आने से पीएसएलवी अपने मिशन में सफल नहीं हो पा। ठीक है, देखिए पीएसएलवी की गणना जो है वो विश्व के सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण में किया जाता है, क्योंकि इसी के जरिए आपको चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1, एस्ट्रोसेट जैसा मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसलिए इसको बहुत विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन ये लगातार दूसरा असफल रहा अभियान। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश निर्मित पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली उड़ान की 25 वर्ष पूर्व। जो तेजस हवाई यान है, विमान है तेजस, जो कि बहुत ही हल्का है, स्वदेश निर्मित है, और उसका पहला उड़ान का 25 वर्ष पूर्ण हो गया। देखा जाए तो 4 जनवरी 2026 को भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान, जिसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, तेजस ने अपनी पहली उड़ान के 25 वर्ष पूर्ण कर लिए। इस विमान की जो पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर उड़ान, वो 4 जनवरी 2001 को बेंगलुरु से हुई थी। 2003 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको आधिकारिक रूप से तेजस नाम दिया था। विमान की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 का आयोजन बेंगलुरु में 4 से 5 जनवरी 2026 को किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय तटरक्षक बल को मिला पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। तटरक्षक बल में सबसे बड़ा पोत है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल को मिला है पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, समुद्र प्रताप नाम है इसका, और ये तटरक्षक बल में सबसे बड़ा पोत है। 5 जनवरी को 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत में से पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है, जिसका नाम है आईसीजीएस समुद्र प्रताप, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया है। इसके निर्माण करता है आपको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। 5 जनवरी 2026 को गोवा में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसे तटरक्षक बल में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। ठीक है, और इस श्रेणी का दूसरा पोत जो है, जिसका नाम है समुद्र प्रचेत अभी समुद्री परीक्षण के दौर में है, और वह भी तटरक्षक बल को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका जो लंबाई चौड़ाई देखें तो 114.5 मीटर लंबा है, 4170 टन विस्थापन क्षमता है, और ये पोत जो है वो 22 नॉट यानी 41 किलोमीटर प्रति 25 मीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। ठीक है, 25 मतलब 41 किलोमीटर प्रति 25 मिनट के प्रति मीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। ठीक है, इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। स्वदेशी विद्युत प्रबंधन प्रणाली, आग बुझाने की उच्च क्षमता वाली प्रणाली युक्त इस पोत में शामिल होने से भारत की जो समुद्री प्रदूषण से निपटने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश मजबूत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2025 में भारत में मौसम के संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट। देखा जाए तो 1 जनवरी को बीते वर्ष 2025 में भारत में जो मौसम संबंधी रिपोर्ट थे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भारत में सतह की हवा का औसतन तापमान जो है, यानी कि जो एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर है, ठीक है, वो 1991 से 2000 की दीर्घकालिक औसत की तुलना में
0.28 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। इस तरह भारत के लिए वर्ष 2025, 1901 जब से आंकड़ा उपलब्ध है उसके पश्चात अब तक का 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। समझे? मतलब 1901 से लेकर अभी 2025 में जो हम लोग हैं, 26 में हैं, तो 2025 जो है वर्ष 2025 वो 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष है। 1901 से जब आंकड़ा उपलब्ध है हमारे पास और वहां से अभी 2025 तक में ये 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो वर्ष 2024 था, जब सतह से हवा का तापमान दीर्घकालिक का औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक था, भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है, सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? 2024 रहा है। कैसे? तो जो सतह से हवा का तापमान दीर्घकालिक औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ठीक है, और वर्ष 2025 में जो देश में वर्षा के संबंध में जो मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष के दौरान वर्षा दीर्घकालिक औसत का 110% रही है। दक्षिण अंडमान सागर और निकोबार द्वीप में अपनी सामान्य तिथि जो 6 दिन पूर्व यानी कि 13 मई को ही ये पहुंच गया, जबकि केरल में यही अपनी सामान्य तिथि 1 जून से 8 दिन पूर्व 24 मई को ही पहुंच गया। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पूरे देश में अपनी सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पूर्व यानी 29 जून 2025 को सक्रिय हो गया था। चक्रवाती तूफान देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार 2025 के दौरान 4 चक्रवाती तूफान जो है वो भारतीय तटों को प्रभावित किया है। इसमें पहला है आपको शक्ति जो कि 1 से 7 अक्टूबर तक था, अरब सागर में था। फिर आपको मोन्था जो है आपको 25 से 30 अक्टूबर तक था। फिर तीसरा है आपको सेनियार जो है वो 25 से 27 नवंबर तक। फिर है दितवा जो है वो आपको 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक, और ये बंगाल की खाड़ी से उठे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना 2030-31 तक के लिए बढ़ाई गई। देखा जाए तो 21 जनवरी को बैठक में असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले जो कामगार हैं वो अन्य नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। अटल पेंशन योजना को 2030-31 के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2015 में शुरू की गई जो शैक्षणिक अंशदान पर आधारित इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु तक के गैर आयकर दाता व्यक्ति अपनी इच्छित पेंशन जो कि 1,000 रुपए से अधिकतम 5,000 रुपए हो सकती है का विकल्प चुन सकते हैं तथा इसके अनुरूप ही अपना मासिक योगदान उन्हें इसके लिए करना होता है। ये योगदान जो है आपको मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, अटल पेंशन योजना में। और लाभार्थी की मृत्यु के बाद यही पेंशन उसके जीवन साथी को आजीवन प्राप्त होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राज्य समाचार की ओर। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरस मेला देखा जाए तो 12 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला पटना के गांधी मैदान में संपन्न हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो पटना के गांधी मैदान में। बिहार की कला, संस्कृति, महिला उद्यमिता, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन इस मेले में किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह जो है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी महिला कारीगरों ने अपने हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद और खाद्य पदार्थों की बिक्री के स्टॉल मेले में लगाए थे। बिहार सरस मेला जो है वो 18 लाख से ज्यादा लोग आए और 28.52 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार इस मेले में हुआ है। ठीक है, देखा जाए जो मेले का थीम था आपको हुनरमंद हाथों से सजदा बिहार। ठीक है, हुनरमंद हाथों से सजदा बिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको जैसलमेर मरु महोत्सव 2026। तो देखा जाए तो 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को राजस्थान पर्यटन विभाग के तत्वावधान में 47वां जैसलमेर मरु महोत्सव संपन्न हुआ है। महोत्सव का जो थीम था बिट्स ऑफ द थार। ठीक है, थार रेगिस्तान की पारंपरिक कला, धुनों, लोक वाद्यों और सदियों पुरानी विरासत का प्रदर्शन इस महोत्सव में हुआ है। महोत्सव की पारंपरिक प्रतियोगिताएं
जैसे कि मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल भी महोत्सव में संपन्न हुए। ऊंट दौड़, ऊंट पोलो, ऊंट बॉडी पेंटिंग, कठपुतली शो, ये सब भी विशेष आकर्षण रहे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 4 लाख दुग्ध उत्पादकों के लिए 50 करोड़ का ट्रांसफर। देखा जाए तो 22 जनवरी 2026 को इस योजना के तहत 4 लाख पात्र अभ्यर्थी लाभार्थियों के खातों में लगभग 50 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। ठीक है, 4 लाख पात्र लाभार्थियों के खातों में दिया गया लगभग 50 करोड़ की राशि। राजस्थान में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत क्या होता है कि राज्य के जो पशुपालक हैं, इस योजना के तहत दुग्ध बेचने पर 5 रुपए प्रति लीटर जो है अनुदान जो है राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मार्च की भारत यात्रा। देखा जाए तो 12 से 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। भारत की उनकी ये पहली यात्रा जो है वो अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलुरु तक ही सीमित रही। 12 जनवरी को जर्मन चांसलर जो है मर्ज वो अहमदाबाद पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमान चांसलर मर्ज का स्वागत साबरमती आश्रम में किया। दोनों साथी आश्रम से साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे, जहां की अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन दोनों नेताओं ने मिलकर किया है। गांधीनगर में महात्मा मंदिर में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और पहले ये समिति स्तर पर वार्ता हुई, ठीक है, उसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर पर हुई है। ठीक है, देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री इस प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर वार्ता में शामिल थे। वार्ता का फोकस था भारत व जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर। ठीक है, और देखिए जो मौजूदा वैश्विक उथल पुथल से निपटने के लिए आपसी रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने का फैसला किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जो जर्मन विश्वविद्यालय को भारत में अपने परिसर खोलने के लिए प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है। भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए जर्मनी से होकर वीजा मुक्त परागन की घोषणा जर्मनी की ओर से की गई। अब फिर प्रतिनिधिमंडल के स्तर का वार्ता हुआ, जिसमें कि शिक्षा, सही स्वास्थ्य, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई आदि क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग की 19 विभिन्न समझौता या समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, फिर आपको डाक सेवा क्षेत्र और खेल, विशेषतः आपको हॉकी के क्षेत्र में सहयोग, सेमीकंडक्टर व दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में समझौते भी इसमें शामिल हैं। जर्मन चांसलर मर्ज के साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का गांधीनगर में ही एक अन्य कार्यक्रम भारत जर्मनी सीईओ फोरम को संबोधित करना था। जर्मनी के उद्यमियों को उन्होंने बताया कि रक्षा, खनन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में व्यापक सुधारों के चलते भारत जो है वो 8% से अधिक विकास दर बनाए हुए है और भारत के बाजार जर्मन कंपनियों और उद्योगों का स्वागत करने को तैयार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा। देखा जाए तो 19 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने सब परिवार भारत की आधिकारिक यात्रा की। 19 जनवरी को लगभग मात्र 2 घंटे के लिए ही उनकी यात्रा थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर पालम हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी जो है वो प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं की। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास पर पहले अकेले और फिर प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की गई। वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य दोनों ने निर्धारित किया है। कब तक? तो 2032 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचेगा इनका व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है,
और गुजरात में धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास के लिए यूएई की संभावित भागीदारी का दोनों पक्षों ने स्वागत किया है। ठीक है। इस परिकल्पित साझेदारी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पायलट प्रशिक्षण स्कूल, एक ग्रीन फील्ड पोर्ट, एक स्मार्ट अर्बन टाउनशिप और रेलवे कनेक्टिविटी सहित रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का निर्णय इस वार्ता में किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा बढ़ाते हुए एलएनजी खरीद का एक दीर्घकालिक समझौता संपन्न किया गया, जिसके तहत यूएई 2018 में सालाना 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 10 वर्ष तक का रखेगा। ठीक है, 10 वर्ष तक करेगा इसको। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक आशय पत्र प्रस्ताव किया गया। भारत यूएई मित्रता के स्थायी प्रतीक के रूप में अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करने का निर्णय दोनों पक्षों में वार्ता में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है भारत सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब शांति। इस कानून का अधिनियमन दोनों नेताओं ने स्वागत किया। राष्ट्रपति शेख नहयान को गुजरात का हाथ के नक्काशी किया हुआ एक लकड़ी का झूला और चांदी बॉक्स में कश्मीरी पश्मीना शॉल भी मोदी ने भेंट की। फिर उनकी जो माँ थी, मतलब राष्ट्रपति की जो माँ है, उनको चांदी के बॉक्स में एक पश्मीना शॉल मोदी ने भेंट किया और एक चांदी की डिब्बी में कश्मीरी केसर भी उन्हें प्रधानमंत्री ने भेंट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रत्याशित कार्रवाई के तहत वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार किया। तो देखा जाए तो 3 जनवरी 2026 की रात्रि में वेनेजुएला के साथ वर्षों से चल रहे जो टकराव के बीच एक अप्रत्याशित कदम उठाया गया। उसमें अमेरिका ने अचानक एक बड़ा हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया और अमेरिका ने इस अभियान का नाम क्या दिया? नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, 2 घंटे तक चली थी ये कार्रवाई। लगभग 150 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल हुए थे और वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया था। राजधानी कराकस में एक सैन्य बेस पर अपने बेडरूम में सो रहे मादुरो और उनकी पत्नी को घसीटते हुए खींच लिया गया। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया, जहां पर उनको ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन सेंटर नाम की एक ऐसी जेल में रखा गया है जहां का अंदर का जो हालात है वो काफी अमानवीय बताया जाता है, जो कि कैदियों के बीच मारपीट और दंगों के लिए कुख्यात है। ठीक है, ब्रुकलिन स्थित एक मेट्रोपॉलिटन सेंटर नाम का जेल। चलिए आगे देखें। आगे है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कहा कि वेनेजुएला में जो सत्ता है उस सत्ता की सुरक्षित हस्तांतरण होने तक वहां अमेरिका की देखरेख में शासन चलेगा। राष्ट्रपति मादुरो के विरुद्ध में नार्को टेररिज्म यानी कि नशीली दवाओं से जुड़े जो आतंकवाद के अतिरिक्त 2024 के चुनाव में धांधली करने व तानाशाही शासन चलाने के जैसे आरोप अमेरिका ने लगाए हैं। वैसे कूटनीतिज्ञ ने इसे वेनेजुएला के अथाह तेल भंडार पर नियंत्रण करने के लिए की गई कार्रवाई करार दिया है। ठीक है, बहुत से जो कूटनीतिज्ञ हैं उनका कहना है कि ये जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाया गया है वो एक्चुअली में वहां के जो अथाह तेल भंडार है उस पर अमेरिका नियंत्रण करना चाहता है। ठीक है, और उसी के तहत ये कार्रवाई किया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक बयान में कहा था कि अमेरिका की अगुवाई में वेनेजुएला के तेल क्षेत्र को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि चीन और रूस इस क्षेत्र में अपना प्रभाव न बढ़ा सके। इस गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया और अधिकांश विश्व में इसकी निंदा की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आगे है कि राष्ट्रपति मादुरो की इस गिरफ्तारी के पश्चात वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उपराष्ट्रपति जो डेल्सी रोड्रिगेज हैं, उनको वहां का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। किसे बनाया गया? डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। 5 जनवरी 2026 को इस पूरे मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई, ठीक है। लेकिन इसमें भी सदस्य जो थे वो आपस में एक नहीं रहे, बटे हुए दिखे, जैसे कि रूस, चीन, क्यूबा, ब्राजील, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मेक्सिको, ये सब जो है निंदा की। और वहीं आपको अर्जेंटीना, इजराइल, पराग्वे, यूके, अमेरिका ये पक्ष में रहे। 5 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा की बढ़ती हुई जो ड्रग तस्करी है और जो क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण जो है अमेरिका के लिए खतरा बना है। और अगर अगर अपने रवैये में सुधार नहीं किया गया इनके द्वारा, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए वह तैयार है। उनका कहना है कि मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा अमेरिका में ड्रग्स की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान और अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान। देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 को वर्ष 1988 के आपसी द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत व पाकिस्तान अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया। ये 35वां वार्षिक आदान प्रदान था और ऐसा पहला आदान प्रदान जो हुआ था वो 1 जनवरी 1952 को हुआ था, 1 जनवरी 1992 को, ठीक है। 2008 में संपन्न एक अन्य द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों देशों के द्वारा अपनी जेल में निरुद्ध एक दूसरे के कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान वर्ष में 2 बार यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई जुलाई को प्रतिवर्ष किया जाता था। देखा जाए तो सूचियों के अनुसार, जो ताजा सूची के अनुसार कहा जाए तो पाकिस्तान के जेल में 257 जिसमें कि आपको 199 मछुआरे हैं और 58 अन्य असैनिक नागरिक हैं, वो भारतीय हैं और वहां निरुद्ध है। कहा? तो पाकिस्तान में 257, ठीक है। और भारतीय जेल में जो पाकिस्तानी कैदी की संख्या है वो 424 है, इसमें कि 33 मछुआरा है और 391 अन्य नागरिक हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान को 167 यानी 167 भारतीय मछुआरों की रिहाई और प्रत्यावर्तन में तेजी लाने की कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली। पाकिस्तान की हिरासत में बंद उन 35 भारतीय नागरिकों, कैदियों और मछुआरों को तत्काल कॉन्सुलर पहुंच प्रदान करें जिनकी भारतीय होने का संदेह है, ठीक है, और जिन्हें अब तक काउंसुलर पहुंच प्रदान नहीं की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2026। देखा जाए तो जनवरी 2026 में 199 देशों के पासपोर्ट की 227 विभिन्न गंतव्यों के लिए हेनले पार्टनर्स की वर्ष 2026 की रैंकिंग जारी की गई। ताजा 2026 की रैंकिंग में देखा जाए तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो 5 पायदान सुधर कर अब 80 बताई गई है, किंतु 55 गंतव्य तक ही वीजा फ्री की यात्रा इसमें बताई गई है। देखिए जो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में जारी की गई है इसमें पहला स्थान आपको मिला सिंगापुर को, जो कि वीजा फ्री, जो वीजा रहित पहुंच है देश, वो 192 है, मतलब 192 देशों में वीजा फ्री है इनके लिए। फिर नेक्स्ट है दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया एक साथ है, 188 देशों के साथ इनका वीजा रहित पहुंच है। फिर आपको तीसरे स्थान पे आता है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड और स्वीडन, यहाँ 186 देश है। फिर चौथे स्थान पे आ गया आपको ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड और नॉर्वे, ठीक है। यहाँ 185 देशों का कहा गया है वीजा रहित पहुंच है। फिर आपको जो नीचे से रैंकिंग आती है उसमें सबसे नीचे आता है अफगानिस्तान का 101वें स्थान पर, और मात्र 24 देश हैं जहां पर इनको वीजा फ्री एंट्री। फिर आपको सीरिया है लास्ट में 100 नंबर पे। फिर आपको इराक है 98वें नंबर पे, आपको यमन और पाकिस्तान है जहां पे आपको 31 देशों के लिए वीजा फ्री है। सोमालिया है, फिर नेपाल है, बांग्लादेश है,
फिर आपको फिलिस्तीन, उत्तर कोरिया और एरिट्रिया है, श्रीलंका और लीबिया है। ठीक है, 93 पे श्रीलंका और लीबिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है कि भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखी जाए तो भारत जो है वो 80वें स्थान पे। ठीक है, भारत 80वें स्थान पर है और भारत के साथ 55 देशों का वीजा रहित आगमन है। फिर आपको चीन आपको 59 रैंक पे है, भूटान 85 पे है, म्यांमार 89 पे है, श्रीलंका 93 पे है, बांग्लादेश को आपको 95 पे है और नेपाल है आपको 96 पोजीशन पे। ठीक है, चलिए इसमें देखा जाए तो भारतीय पासपोर्ट पासपोर्ट धारक के लिए जो वीजा के बिना यात्रा का अनुमान देने वाला जो 55 देश है उसको 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला है वीजा की कोई आवश्यकता नहीं। वीजा की कोई आवश्यकता नहीं में कौन कौन है? अंगोला, बारबाडोस, भूटान, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, कुक आइसलैंड, डोमिनिक, फिजी, ग्रेनेडा, हैती, जमैका, कजाकिस्तान, फिर आपको किरीबाती, मकाओ, मलेशिया, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, मॉन्टेसराट, नेपाल, फिलीपींस, रवांडा, सेनेगल, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेडिनस, फिर आपको थाईलैंड, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और वानुआतू। ठीक है, ये जो आपको लिस्ट है, ठीक है, उसमें आपको वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। 25 देशों की लिस्ट है, यहाँ आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा इसमें आता है आपको ईटीए की आवश्यकता। ईटीए की आवश्यकता में 3 देश हैं, केन्या, सेशेल्स और सेंट किट्स एंड नेविस। फिर तीसरा कैटेगरी है आपको पहुंच पर वीजा की सुविधा, वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल मिलता है कहाँ? तो 27 देशों में। 27 देशों की लिस्ट दी गई है। बुरुंडी, कंबोडिया, केप वर्ड आइलैंड, जिबूती, इथियोपिया, गिनी बिसाऊ, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लाओस, मेडागास्कर, मालदीव, मार्शल आइसलैंड, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, फिलीपींस, पलाव आइलैंड, कतर। ये सभी लिस्ट है जहां पर आपको वीजा ऑन अराइवल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन वन इसी वर्ष लॉन्च किए जाने की संभावना। देखा जाए तो अमेरिका की एक निजी कंपनी है, इसका नाम है वास्ट। वास्ट के द्वारा हेवन वन नाम का स्थापित किया जाने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ठीक है, मतलब ये निजी कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा। हेवन वन नाम है इसका और ये निजी अंतरिक्ष स्टेशन को स्पेसएक्स के रॉकेट से इसी वर्ष मतलब 2026 में ही लॉन्च करने की योजना है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री के रहने की जगह होगी, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए जगह होगी। वास्ट के साथ साथ एक्सियोम स्पेस, ऑर्बिटल रीफ और स्टार लैब्स आदि अन्य निजी कंपनियां भी नासा के लो अर्थ ऑर्बिट डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत निजी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, नेक्स्ट है गाजा में अस्थायी शांति की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च। देखा जाए तो 22 जनवरी 2026 को दाओस में गाजा में स्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रस्तावित शांति परिषद यानी बोर्ड ऑफ पीस का गठन का घोषणा किया। भारत सहित 60 देशों को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। लेकिन दाओस में जो जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच के इतर आयोजित हस्ताक्षर समारोह में केवल 19 देश के प्रतिनिधि ही उपस्थित थे। इसमें आपको भारत के अतिरिक्त जर्मनी, इटली, रूस, पराग्वे, तुर्की, यूक्रेन आदि देशों में इस निमंत्रण पर अपना रुख अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, देखा जाए तो राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार उनकी अध्यक्षता वाली जो शांति परिषद है गाजा में सामान्य स्थिति की बहाली से इतर अंतरराष्ट्रीय मामलों को भी देखेगी। ठीक है, देखिए शांति परिषद में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लगभग 60 देशों के नेताओं को ट्रंप ने आमंत्रित किया था, जिसमें कि 35 देश ने ही इसमें शामिल होने की घोषणा की। इस पर हस्ताक्षर के लिए पाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, बुल्गारिया, वियतनाम, अर्जेंटीना, कोसोवा, बहरीन, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब
सहित 19 देशों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित थे। बोर्ड ऑफ पीस के गठन के संबंध में सर्वाधिक विवाद का मुद्दा यह है कि इसके गठन के बारे में ट्रंप ने सितंबर 2025 में गाजा के लिए शांति योजना की घोषणा के समय बताया था। उस समय यह परिषद केवल गाजा के मामलों को देखने के लिए बताई गई थी। इसे अभी से विश्व स्तरीय बनाकर युद्ध और टकराव रोकने के लिए गठित किया, वह बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा। देखा जाए तो 25 से 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर यूरोपियन परिषद मतलब यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष जो है एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत की राजकीय यात्रा की और देश के स्वतंत्रता दिवस देश के गणतंत्र दिवस जो 77वें गणतंत्र दिवस थी उसके मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ शिखर बैठक की मेजबानी प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ अध्यक्षता में उन्होंने की है। यूरोपीय संघ के दोनों पदाधिकारियों और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में 27 जनवरी को हैदराबाद हाउस में संपन्न शिखर बैठक में भारत और यूरोपीय संघ ने अपने रिश्तों को अभूतपूर्व मजबूती देते हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया, जिसे दोनों पक्षों ने 2 अरब लोगों को बाजार बनाने के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने पहली बार एक रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी यानी सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुल 13 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के साझा दृष्टिकोण के दौरान दोनों पक्षों के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता मोबिलिटी को लेकर हुआ है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है, इस शिखर सम्मेलन को भारत यूरोपीय संघ संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ करार देते हुए कहा कि हम केवल अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ही मजबूत नहीं कर सकते बल्कि एक ऐसे समय में अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं जब दुनिया पहले से ही अधिक असुरक्षित होती जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं और यूरोपियन यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश है। साथ ही भारत में 1500 कंपनियों यूरोपियन यूनियन में मौजूद है और वहां भारतीय निवेश लगभग 40 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। उद्यमियों और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप जैसे बिजनेस लीडर्स इसके कर्ता भी हैं और लाभार्थी भी हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब समय है कि हम इस साझेदारी को हॉल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप बनाएं। ठीक है, इससे भारत के जो लेबर इंसेंटिव उत्पादों में जिसमें आपको यूरोपियन यूनियन मार्केट में आसान पहुंच मिलेगी, इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट इसमें शामिल इस अवसर उसमें अवसर बनेंगे और इसका सीधा लाभ जो है वो हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा, हमारे सर्विस सेक्टर को भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें फायदा होगा। विशेष रूप से आपको आईटी, एजुकेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, बिजनेस सर्विस लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जहां पहला है कि दिसंबर 2025 के अंत में रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 696.610 अरब डॉलर। देखिए, बीते कैलेंडर वर्ष में 2025 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष जो है वो 56.33 अरब डॉलर का वृद्धि हुआ है। ठीक है, देखिए यह कुल विदेशी मुद्रा कोष में देखा जाए जो कि 6 दिसंबर 2025 का आंकड़ा और 27 दिसंबर 2024 का आंकड़ा दिया गया है। 27 दिसंबर को 640.279 था अरब डॉलर में और वहीं अभी 26 दिसंबर 2025 को 696.610 अरब डॉलर है, मतलब 56.332 अरब डॉलर का वृद्धि हुआ है। ठीक है,
विदेशी मुद्रा कोष में। और ये सभी विदेशी मुद्रा कोष इन सबको ऐड करके होता है। देखिए, विदेशी मुद्रा सब परिसंपत्तियां जो है, जो कि फॉरेन करेंसी एसेट्स कहा जाता है, इसमें आपको 7.691 अरब डॉलर का वृद्धि हुआ है। गोल्ड में आपको 47.053 अरब डॉलर का वृद्धि हुआ है। एसडीआर जिसे कहते हैं विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसमें भी वृद्धि है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो सुरक्षित राशि है उसमें भी वृद्धि है, और ये मिलाकर आपको 56.332 अरब डॉलर की वृद्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कि सितंबर 2025 के अंत में भारत पर कुल बाह्य ऋण, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट। तो देखा जाए सितंबर 2025 के अंत में वित्त मंत्रालय की जो ताजा आंकड़े आए उसके अनुसार कुल बाह्य ऋण जो है वो 746 अरब डॉलर था, जो कि 3 माह पूर्व 2025 के अंत में ये 746.7 अरब डॉलर था। ठीक है, जो बाह्य ऋण है, बाहरी जो ऋण है वो 746 अरब डॉलर है अभी, और पहले 746.7 अरब डॉलर था। देखिए, कुल बाह्य ऋण यहाँ अभी आपको दिखाया जा रहा है, आपको ये सितंबर 2025 का अंत की स्थिति, जिसमें 746.0 अरब डॉलर का बाह्य ऋण है, और उसमें भी आपको जो दीर्घकालिक ऋण है वो 609 अरब डॉलर का है। और कुल बाह्य ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग जो है वो 81.6% है। ठीक है, मतलब 746 अरब डॉलर में आपको जो बाहर जो दीर्घकालिक है, मतलब लॉन्ग टर्म जो ऋण है वो 609 अरब डॉलर है। और इसमें से इन दोनों का एवरेज परसेंटेज निकालेंगे तो जो कि दीर्घकालिक का परसेंटेज आता है कुल में वो 81.6% आता है। ठीक है, अब देखिए अल्पकालिक ऋण जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, 137 अरब डॉलर है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से 18.4% होता है। ठीक है, जीडीपी के प्रतिशत के कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो कुल बाह्य ऋण हो गया वो 19.2% का है। ठीक है, मुद्राओं की दृष्टि से देखा जाए बाह्य ऋण, तो डॉलर में है आपको 54.1%, रुपए में है आपको 30.4%, येन में है आपको 6.5%, एसडीआर में है 4.5% और यूरो में है 3.6%। ठीक है, ये बाह्य ऋण है टोटल, मतलब डॉलर में आपको 54.1% है। ठीक है, और रुपए में 30.4%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2025-26 में देश के जीडीपी में वृद्धि 7.4%, एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान। तो 7 जनवरी 2026 को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय आय संबंधी जो पहला अग्रिम अनुमान है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा जारी किए गए। देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, जीडीपी अगर रुपए लाख करोड़ में देखा जाए तो 2011-12 को स्थिर मूल्य के आधार पर देखें तो अभी जो 7 जनवरी का डाटा, 7 जनवरी 2026 के पहले का अग्रिम अनुमान है 201.9 शून्य। ठीक है, 201.9 शून्य है लाख करोड़ में, जो कि 7.4% की वृद्धि है। ठीक है, प्रचलित मूल्यों में देखा जाए तो 357.4 है, जो कि 8 लाख करोड़ की वृद्धि है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में देखिए हम लोग, तो जो प्रति व्यक्ति आय अभी 7 जनवरी 2026 के पहले अग्रिम अनुमान में है 1,21,968। ठीक है, ये 2011-12 के स्थिर मूल्य पर है, और प्रचलित मूल्यों पर देखें तो 2,19,575 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है कि पहले अग्रिम अनुमान में जो स्थिर मूल्यों पर जो 2011-12 के मूल्य पर स्तर पर है 2025-26 में सकल मूल्य संवर्धन मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में भी वृद्धि हुआ है, 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, और जो कि पूर्व वर्षों में लेकिन 2024-25 में जीवीए में वृद्धि जो 6.4% रही थी, और पहले अग्रिम अनुमानों में स्थिर मूल्य पर 2025-26 में जीडीपी 201.90 लाख करोड़ तथा जीवीए 184.88 लाख करोड़ अनुमानित किया गया था। इस प्रकार 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर उत्पादन नेट टैक्स जो है प्रोडक्शन का वो 17.4 लाख करोड़ अनुमानित था, जबकि प्रचलित मूल्य पर ये 33.66 लाख करोड़ अनुमानित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में मूल्य वर्धन। वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में उत्पादन के आधार पर 2025-26 में विभिन्न क्षेत्र उप क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो 7.3% का पहला अग्रिम अनुमान आकलन है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है आपको जो प्राइमरी सेक्टर्स है उसमें कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी,
मतलब कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग ये सब आता है। साथ में खनन, उत्खनन यानी माइनिंग और केयरिंग भी आता है, ठीक है? इसमें देखा जाए तो आपको पहला जो है कृषि वाला सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में देखा जाए तो 7 जनवरी में है वो 2.7, ठीक है? 2.7% है अग्रिम अनुमान। और खनन वाले में है नहीं, इसमें है हाँ 2.7 टोटल है प्राइमरी सेक्टर का, जिसमें एग्रीकल्चर का आता है 3.1, ठीक है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री में। और वहीं आपको खनन में आता है 0.7%, ठीक है? जी, फिर आपको देखा जाए ये सारे लिस्ट है आपको दिया गया है। जीबीए आपको यहाँ देखिए 7.4% है। आपको क्या जीडीपी 7.4% और जीबीए हो गया 7.3% की मान रहने का संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यों में निर्यात तैयारियों के संबंध में नीति आयोग के वर्ष 2024 के निर्यात तैयारी सूचकांक महाराष्ट्र का शीर्ष स्थान। तो 14 जनवरी को राज्यों के निर्यात तैयार एवं तत्परता मूल्यांकन हेतु सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का चौथा संस्करण नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है? और इसी मानकों के आधार पर देखा जाए तो विभिन्न राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक के मान मान जो है मान इनकी रैंकिंग संलग्न तालिका में दिखाई गई है, जो कि इस प्रकार है। देखें तो विभिन्न राज्यों के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई जो है उनकी रैंकिंग दी गई है बड़े राज्यों में। तो बड़े राज्यों में पहले आता है आपको महाराष्ट्र 1 नंबर पे, जो कि लीडर यानी अग्रणी में आता है। यहाँ ईपीआई स्कोर है 68.01%, 68.01%, ठीक है? 01 है, परसेंट नहीं है, ठीक है? ईपीआई स्कोर है 68.01। आपको तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है 64.41 मूल्य के ईपीआई स्कोर के साथ। गुजरात तीसरे स्थान पे है, उत्तर प्रदेश चौथे, आंध्र प्रदेश पांचवें, कर्नाटक छठे, पंजाब सातवें स्थान पे, जिसमें आपको बिहार है आपको 46.31 के साथ 16वें स्थान पर, जिसको आकांक्षी कहा जाता है, एस्पायरर कहा जाता है, ठीक है? अब आप देखिए छोटे राज्य में जो कि पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो उसमें आपको उत्तराखंड सबसे ऊपर है 52.07 के साथ, ठीक है? और आपको जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे है, नागालैंड तीसरे स्थान पे, दादर और नागर हवेली और दमन दीव चौथे स्थान पे, गोवा पांचवें स्थान पे, त्रिपुरा छठे स्थान पे, ठीक है? ये पूरा लिस्ट आपको दिया गया है। दिल्ली आपको 12वें स्थान पर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको अमेरिकी टैरिफ के बावजूद अप्रैल-दिसंबर 2025 में भारत के कुल निर्यात में 4.33% की वृद्धि। देखा जाए तो 15 जनवरी को चालू जो वित्तीय वर्ष है 2025-26 के पहले 9 महीनों में, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 में जो भारत के विदेशी व्यापार अंतिम आंकड़े हैं वो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है? और विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में केवल वस्तुगत व्यापार के आंकड़े ही शामिल हैं, सेवाओं के व्यापार के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है, ठीक है? देखिए, ये आपको जो डेटा दिया गया है वस्तुगत व्यापार और सेवाओं के व्यापार, देखिए भारत का विदेशी व्यापार जो है वो वस्तुगत व्यापार एवं सेवा व्यापार जो कि आंकड़े दिए गए हैं अरब डॉलर में, जहां अप्रैल से लेकर दिसंबर तक में, जो कि देखिए दो साल का कंपैरिजन है आपको 2024-25 और 25-26 का। देखिए निर्यात जो हुआ था 2024-25 में वो 322.41 अरब डॉलर का था, जो कि 2025 में 330.29 अरब डॉलर का हो गया, मतलब 2.44 अरब डॉलर का वृद्धि हुआ है, ठीक है? 2.44% का वृद्धि हुआ है, ठीक है? और वही इम्पोर्ट में देखा जाए तो चार जो कि 546.36 अरब डॉलर का था वस्तुगत व्यापार में, वो अब 578.61 अरब डॉलर हो गया, यानी 5.83% का वृद्धि है। जो कि ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस यानी व्यापार शेष, वो 248.42 नेगेटिव में है, ठीक है? अब देखिए सेवाओं का व्यापार देखें हम लोग ट्रेडिंग सर्विस में, तो निर्यात मतलब जो प्राप्तियां हैं जो कि वो 303.97 है, ठीक है? जो कि पहले आपको था 285.53, यानी इसमें 15.91% की प्राप्तियां में वृद्धि हुई है, ठीक है? अब देखिए आयत में जो कि भुगतान किया गया, तो भुगतान जो है पहले 150.01 था और अभी 152.23 दिखाया गया है, मतलब 1.48% का वृद्धि हो गया है, ठीक है? सेवाओं में जो निवल प्राप्तियां हैं उसमें देखा जाए तो पहले 132.52 था, अभी 151.74 हो गया है अरब डॉलर में, ठीक है? आगे देखें तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में देखा जाए, फॉरेन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज जो कि वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात है, आपको पहले था 607.93
और अभी है 634.23 अरब डॉलर का, जो कि 4.33% का वृद्धि है इसमें। और वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात देखें, ये तो निर्यात था, और आयात देखें तो 696.37 पहले था और अभी 730.84 है, मतलब 4.95% की वृद्धि है। जो कि व्यापार शेष देखा जाए तो ये 96.58 है अभी नेगेटिव में, जो कि पहले था 88.46 नेगेटिव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि उर्वरक उत्पादन में निरंतर वृद्धि से देश में खपत के 73% भाग की आपूर्ति अब घरेलू उत्पादन से। देखा जाए तो 9 जनवरी को मंत्रालय की विज्ञप्ति के आंकड़े दर्शाए गए हैं और केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अनुसार उर्वरक उत्पादन में इस वृद्धि के चलते 2025 में उर्वरक उत्पादन 524.62 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। ठीक है, और देश में यूरिया की खपत जो है वो 87% भाग देश में ही उत्पादित होता है, और जबकि एनपीके उर्वरकों की खपत 90% आपूर्ति घरेलू उत्पादन से की जाती है। देखा जाए तो डीएपी की कुल घरेलू खपत जो है वो 40% ही देश में उत्पादन होता है। एमओपी यानी कि म्योरिटी ऑफ पोटास देखा जाए तो इसकी पूरी घरेलू आवश्यकता आयात से ही पूरी हो जाती है। देखा जाए तो मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत विश्व में उर्वरकों का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है और तीसरा बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। उपभोक्ता दूसरा सबसे बड़ा है और उत्पादक में तीसरा बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने भारत से आयातों पर टैरिफ घटाया। तो 2 फरवरी को अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में चल रहे जो तनाव है उसके मामले में एक राहतपूर्ण मोड़ आया। तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के आयातों पर अप्रैल 2026 से आरोपित जो 25% पारस्परिक टैरिफ था उसको समाप्त किया गया और इसे पहले के जैसा सामान्य 18% पर लाने की घोषणा की गई। ठीक है, पहले 18% था, अभी 25% अप्रैल में कर दिया गया था, लेकिन फिर उसको घटा दिया गया है और अब आयातों को फिर से सामान्य 18% पर लाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ घटाने के लिए सहमति प्रधानमंत्री मोदी को साथ में 2 फरवरी को ही टेलीफोन पर वार्ता हुई थी, उसी में कह दी थी। भारत भी अमेरिका से आयातों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ वॉरियर्स को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य से भी अधिक ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद करेगा। अमेरिका ने भारत से आयातों पर 25% पारस्परिक शुल्क जहां अप्रैल में आरोपित किया था, वहीं रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ अगस्त में आरोपित किया गया था। ठीक है, मतलब भारत के आयात पे पहले 25% का शुल्क तो था ही, अप्रैल में आरोपित किया था, लेकिन वहीं रूस से अगर तेल खरीद रहे थे तो इस कारण से 25% एक्स्ट्रा पेनाल्टी टैरिफ लगाया गया था। ठीक है, और भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया करने से ये 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ भी है इसे समाप्त किया जाएगा। भारत के आयतन पर पूर्वतः 18% शुल्क ही आरोपित होगा। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो हुई सहमति के कार्यान्वयन के पश्चात भारत से आयातों पर अमेरिकी टैरिफ 18%, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों से होने वाले जो आयात है उस पर लगे जो टैरिफ भी कम हो जाएंगे। यद्यपि अधिकांश यूरोपीय देश, जापान व दक्षिण कोरिया से होने वाले जो आयात हैं उस पर अमेरिकी टैरिफ भी कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो वियतनाम, बांग्लादेश से आयात पर टैरिफ जहां 20% है, वहीं पाकिस्तान, मलेशिया व इंडोनेशिया से आयातों पर यह 19% है। इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम से होने वाले जो आयात पर यह 10% ही है, जबकि यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया से जो आयात होता है उस पर 15% है। ठीक है, देखिए समझ गए। यहाँ पे कहा गया है कि जो आंकड़ा देखा गया है तो वियतनाम और बांग्लादेश से जो आयात होता है वहां पे 20% टैरिफ लगता है। पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया से आयात पर 19% टैरिफ लगता है। आपको यूनाइटेड किंगडम से आयात होने पर 10% ही लगता है और यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया से जो आयात होता है तो वहाँ 15-15% लगता है आपको। ठीक है, टैरिफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के साथ भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। तो 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ में
संघ के एक ऐतिहासिक स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया। इस समझौते के लिए 18 वर्ष से चल रही वार्ता के पूर्ण होने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने 27 जनवरी को दी। 18 वर्ष पूर्व मतलब 28 जून 2007 को ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में प्रारंभ हुआ था, जो कि मतभेदों के कारण 2013 में रुक गई थी। 9 वर्ष के अंतराल के पश्चात 17 जून 2022 को यह वार्ता पुनः प्रारंभ हुई, जिसके सफल समापन की घोषणा 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक में की गई है। ठीक है। औपचारिक समझौता जो है औपचारिक हस्ताक्षर होने में अभी लगभग 6 माह लग सकते हैं, जिसके बाद ही ये समझौता लागू होगा। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहे जा रहे स्वतंत्र व्यापार समझौते से भारत में यूरोप संघ के 1.9 अरब जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा। ठीक है। यूरोपीय संघ के 27 देश में बने लगभग 96.6% उत्पादों को भारत में कर मुक्त या बहुत ही कम कर पर एंट्री मिलेगी, जबकि भारत के 93% उत्पादों को यूरोपीय संघ में कर मुक्त निर्यात किया जा सकेगा। भारत वाली जो 9,425 वस्तुएं हैं उसको कर छूट लाभ प्राप्त होगा। इसमें प्रमुख क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी तथा युवाओं पर सेवा प्रतिभाओं और शोधकर्ताओं के लिए गतिशीलता में भी वृद्धि होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार देखा जाए तो 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 136.54 अरब डॉलर का था, जिसमें कि 75.85 अरब डॉलर का भारत के निर्यात तथा 60.68 अरब डॉलर भारत के आयात शामिल थे। ठीक है। इसमें भारत के आयात 60.68 अरब डॉलर के थे। भारत में वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूता, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल जैसे जो श्रम प्रधान उत्पाद हैं, उसमें निर्यात में विशेष रूप से वृद्धि होगी, जबकि यूरोपीय संघ से जो महंगी कार आती है, शराब, वाइन, फ्रूट जूस आदि के आयात पर कर छूट प्राप्त रहेगी। वर्तमान में 50 से 150% तक कर है, जो समझौता लागू होने के पश्चात कई उत्पादों के मामले में चरणबद्ध तरीके से 0 से 20% तक आ सकता है। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ यानी जो यूनियन है, यूरोपीय यूनियन, उसमें भारत के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते का ये 22वां भागीदार है। वर्ष 2014 तक भारत ने मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ईएफटीए यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसके सदस्य में 4 देश हैं, जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल हैं, यूके, ओमान, ऑस्ट्रेलिया के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा न्यूजीलैंड के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया है। बीते वर्ष 2025 में ही यूके और ओमान के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने किए थे और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया भी यूरो जॉर्डन में शामिल। यूरो का आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला ये 21वां राष्ट्र है। देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 को यूरोपीय राष्ट्र बुल्गारिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है और इसके साथ ही यूरोजोन का ये 21वां सदस्य बन गया। बुल्गारिया में अभी तक मुद्रा जो थी वो थी लेव। ठीक है, लेव थी, जो कि 1 जनवरी 1999 देखा जाए तो आधिकारिक रूप से जब यूरो जारी हुआ था तो उसके बाद 11 देश में यूरोजोन स्थापित किया गया था। अभी यूरोपियन संघ के जो 27 देश हैं उसमें से सिर्फ 6 देश हैं जिनके पास जो यूरोप में अपनी आधिकारिक मुद्रा को यूरो के रूप में नहीं अपनाया है, जिसमें आपको देखा जाए तो स्वीडन है, पोलैंड है, चेक गणराज्य है, हंगरी है, रोमानिया है और डेनमार्क है। ये सब जो है अभी तक वो अपने ही करेंसी पे है, उन्होंने यूरो को करेंसी के रूप में नहीं अपनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर, अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, आतंकवाद विरोधी एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए के महानिदेशक जनवरी 2026 में नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं राकेश अग्रवाल, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक जनवरी 2026 में नियुक्त हुए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं।
फिर है आपको सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं प्रवीण कुमार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्विरोध निर्विरोध जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको देखा जाए तो ये हुए हैं नितिन नवीन। ठीक है, फिर आपको वायुसेना के उप प्रमुख जो है वाइस चीफ ऑफ एयर जो है वो बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। डीडी न्यूज के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं ममता वर्मा। डीडी न्यूज के महानिदेशक ममता वर्मा जो कि भारतीय सूचना सेना के वरिष्ठ अधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं सुरेश गोयल। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक यानी एमडी नियुक्त हुए हैं आपको रवि रंजन। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव। पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस संगम कुमार। ठीक है, जस्टिस संगम कुमार साहू। फिर आपको झारखंड उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो है आपको जस्टिस महेश शरद चंद्र। ठीक है, जस्टिस महेश शरद चंद्र। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उत्तराखंड मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो बने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। ठीक है, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग निधन में। माधव गॉडगिल। माधव माधव गॉडगिल का निधन हुआ है। ये कि पद्मश्री थे, 1961 में पद्म भूषण थे, 2006 में सम्मानित। और प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गॉडगिल का 83 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया है। फिर आते हैं मनोज कोठारी। मनोज कोठारी जो है कि बिलियर्ड्स के पूर्व विश्व चैंपियन 1990 में और भारत के प्रमुख बिलियर्ड्स कोच रहे। मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। फिर है सुरेश कलमाड़ी। सुरेश कलमाड़ी जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है आईएस बिंद्रा। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आए मार्क टूली। मार्क टूली जो है वो भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री 1993 और पद्म भूषण 2005 से सम्मानित है। ब्रिटिश काल में भारत के कोलकाता में जन्मे सर विलियम मार्क टूली को जो ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारक है तथा भारत में पत्रकारिता के लिए समर्पित रहे। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। कहाँ तो दिल्ली में हुआ है। चलिए अगला देखें। अजीत पवार। अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उप मुख्यमंत्री थे जो कि 28 जनवरी 2026 को बारामती में विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया और वे 66 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग पुस्तक एवं लेखक पे, बुक्स एंड राइटर्स में। घोस्ट आई के लेखक है अमिताभ घोष। फिर है मिडनाइट ट्रेन। मिडनाइट ट्रेन के लेखक है मैट हेग। ठीक है, मिडनाइट ट्रेन के लेखक है मैट हेग। चलिए अब आते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में पहला है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026। तो 10 से 14 जनवरी 2026 को गुजरात पर्यटन विभाग के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में अहमदाबाद के साथ साथ राज्य के अन्य शहर जैसे सूरत, राजकोट, बड़ोदरा और द्वारका आदि में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संयुक्त रूप से किया। 50 देशों के पतंगबाज ने अपने आकर्षक अनूठे पतंग का प्रदर्शन किया है। पतंग उड़ाने के अलावा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महोत्सव में संपन्न हुए। इस महोत्सव में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है और गुजरात के साथ साथ अन्य शहरों में जो कि स्थानीय स्तर पर यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है गोवा में तीसरा प्रस्तावित जिला। 31 दिसंबर को गोवा राज्य में एक तीसरा जिला
कुशावती कुशावती की गठन की घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की है। गोवा जनसंख्या की दृष्टि से देश का चौथा सबसे छोटा राज्य है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है। 31 दिसंबर 2025 तक स्थिति के अनुसार गोवा में केवल दो ही जिले थे। एक था उत्तरी गोवा यानी नॉर्थ गोवा और एक था दक्षिणी गोवा मतलब साउथ गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026। दो 10 से 18 जनवरी को राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट में यानी एनबीटी के तत्वावधान में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी आईटीपीओ के सहयोग से 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में भारत मंडपम में संपन्न हुआ। इस मेले का जो थीम था वो था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा एट 75, मतलब इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैल्योर एंड विजडम एट 75। अगले वर्ष यानी कि 54वां जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला होगा वो 16 से 24 जनवरी 2027 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026, अमेरिका और पाकिस्तान का आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास। देखा जाए तो जनवरी 2026 में आतंकवाद से निपटने में आपसी तालमेल, रणनीति और संचालन क्षमता मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 पाकिस्तान के पंजाब के नौशेरा जिले में पब्बी कस्बे में स्थित नेशनल काउंटर ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न हुआ। ठीक है, और इसमें कहा गया कि इस संपन्न हुए अभ्यास जो कि संयुक्त पैदल सेना के कौशल और रणनीतियों और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। ठीक है, नेक्स्ट है नववर्ष के उत्सव के दौरान स्विट्जरलैंड के रिजोर्ट में अग्निकांड हुआ, जो कि कम से कम 40 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। देखिए 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह यानी कि मतलब मध्य रात्रि में दोनों के लगभग एक वहां पर नव वर्ष की स्वागत उत्सव हो रहा था। उसमें स्विट्जरलैंड के क्रैंस मोंटाना शहर में स्विस स्की नाम का एक रिजॉर्ट था, उसी के बार में आग लग गया, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत का अनुमान है। इनके अतिरिक्त लगभग 116 लोग घायल भी हैं। प्रारंभिक जो सूचना प्राप्त हुई थी उस रिजॉर्ट के बारे में, ये आग जो है उस समय लगी जब शैंपेन की बोतल पर लगी फुलझड़ियों जो है वो छत से बहुत निकट लाने पर छत की सामग्रियों में आग पकड़ लिया, जो एक विस्फोट के साथ तेजी से फैल गई। ठीक है, नेक्स्ट है डोडा जिले में सेना का एक कैरियर वाहन खाई में जा गिरने से 10 जवानों के तत्काल बलिदान। तो देखा जाए तो 22 जनवरी 2026 को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक कैरियर वाहन 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। डोडा के भद्रवाह चंबा मार्ग पर लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर खन्नी टॉप इलाके में हुई दुर्घटना में वाहन में सवार 21 जवानों में से 10 जवान मौके पर ही बलिदान हो गए, जबकि शेष को एयरलिफ्ट करके उधमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर। इफ्को साहित्य सम्मान 2025। 30 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में इफ्को सदन में आयोजित समारोह में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2025 का साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। विजेता रहे प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा, जिसकी रचना थी ओड ए किसान। ये साहित्य सम्मान जो है वो प्रतिवर्ष ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिनकी रचनाएं ग्रामीण और कृषि जीवन को गहराई से अभिव्यक्त करती हैं। इसका उद्देश्य है ग्रामीण जीवन, किसानों के संघर्ष व कृषि संस्कृति को साहित्य के माध्यम से उजागर करने वाला लेखकों को सम्मानित करना है, जिसकी पुरस्कार राशि है 11 लाख और प्रशस्ति पत्र दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। गैर हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए ऐतिहासिक पुरस्कार प्रदान करने की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की घोषणा। 28 जनवरी 2026 को चेन्नई में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन समारोह में गैर हिंदी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन भाषाओं के लिए वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने की है। पहले चरण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, मराठी सहित 7 भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कृतियों के लिए 5-5 लाख का पुरस्कार की घोषणा उन्होंने की।
और तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो राष्ट्रीय स्तर के इन पुरस्कारों को सेमोजी इलाकिया विरुधु, मतलब सेमोजी इलाकिया विरुधु, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड कहा गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अब आते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026। ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 देखा जाए तो 11 जनवरी 2026 को वर्ष 2025 में प्रदर्शित फिल्मों व टेलीविजन सीरियल्स के लिए हॉलीवुड की प्रतिष्ठित 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में किया गया। देखें, और यह फिल्म और टेलीविजन के दिया गया है। देखा जाए तो ड्रामा और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा ड्रामा श्रेणी में हैमनेट। ठीक है, और वही म्यूजिकल कॉमेडी में रहा वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हुए, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में आपको देखा जाए तो वैगनर मौड़ा, और वही आपको ये था फिल्म सीक्रेट एजेंट के लिए, द सीक्रेट एजेंट के लिए। और वही म्यूजिकल कॉमेडी में थिमोथी चैलामेट, जो कि फिल्म मार्टी सुप्रीम के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का देखा जाए तो जेसी बकली को दिया गया है, जिनकी फिल्म थी हैमनेट। और उसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आपको कॉमेडी में देखा जाए तो यहाँ दिया गया है आपको रोज बर्न को, रोज बर्न, इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू मूवी के लिए। अब दोनों श्रेणी में संयुक्त पुरस्कार जब देखें तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में मिला है स्टेलन स्कार्सगार्ड को, जो कि फिल्म था सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दिया गया है टियाना टेलर्स को, फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दिया गया है पॉल थॉमस एंडरसन को, जो कि फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। गैर अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रहा वो रहा द सीक्रेट एजेंट ब्राजील का। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म रहा के पॉप डिमन हंटर्स। और मानद पुरस्कार में देखा जाए तो सेसिल बी डेमेली अवार्ड दिया गया है आपको डेम हैनले मिरेन को, जो कि ब्रिटिश अभिनेत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2026 के बाफ्टा पुरस्कार के लिए फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर सर्वाधिक 14 श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामांकित। नामांकित फिल्मों में भारत के मणिपुरी भाषा की बूंग भी शामिल है। 22 फरवरी 2026 को ब्रिटिश एकेडमी वर्ष 2026 के 79वें फिल्म पुरस्कारों का वितरण लंदन में होना है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकनों की घोषणा 27 जनवरी को की गई है। सर्वाधिक 14 श्रेणियों में पुरस्कार के नामांकित वन बैटल आफ्टर अनदर निर्देशक थे पॉल थॉमस एंडरसन। दूसरा सर्वाधिक नामांकित है 13 नामांकन के साथ सिनर्स, निर्देशक है रियान कुगलर। ठीक है, विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वर्ष 2026 के बाफ्टा पुरस्कार के तहत फरहान अख्तर और रितेश सिंघवानी द्वारा निर्देशित मणिपुरी भाषा की भारतीय बाल फिल्म बूंग, ठीक है, बूंग नाम की जो फिल्म है वो इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। ठीक है, और आपको देख सकते हैं ये था आपको बाफ्टा के लिए, बाफ्टा पुरस्कार में। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि टेनिस खिलाड़ी के वर्षांत WTA और ATPA पुरस्कार 2025। टेनिस खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2025 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विमेंस टेनिस एसोसिएशन यानी WTA और एसोसिएशन ऑफ टेनिस पॉपुलेशन यानी ATP प्रोफेशनल के वर्षांत पुरस्कार जो है वो निम्नलिखित खिलाड़ियों को दिसंबर 2025 में दिए गए। पुरुष खिलाड़ी के ATP पुरस्कार देखे जाए तो प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। यूगल टीम ऑफ द ईयर देखा जाए तो जूलियन कैस और लॉयड स्पॉल, दोनों चेक गणराज्य के हैं। कोच ऑफ द ईयर देखा जाए तो जुआन कार्लोस फेरो और सैमुअल लोपेज को दिया गया, जो कि दोनों स्पेन के हैं, कार्लोस अल्काराज के कोच हैं। और स्टीफन एडवर्क स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड देखा जाए तो ये कार्लोस अल्काराज को दिया गया है, जो कि स्पेन के हैं। ठीक है, और महिला खिलाड़ियों में जो कि WTA पुरस्कार है तो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है अरियाना सबालेंका, जो कि बेलारूस की, और ये लगातार दूसरे वर्ष ये पुरस्कार इन्हें मिला है। यूगल टीम ऑफ द ईयर देखा जाए तो कैटरीना
सिनियाकोवा को दिया गया है जो कि चेक गणराज्य, और टेलर टाउनसेंड को दिया गया जो कि अमेरिका के हैं, युगल में। फिर मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर में देखा जाए तो अमांडा एनिसिमोवा को दिया गया जो कि अमेरिका के हैं, और न्यू कमर ऑफ द ईयर दिया गया है विक्टोरिया मबोको जो कि कनाडा के हैं। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है बेलिंडा बेंसिक को जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। कोच ऑफ द ईयर मिला है हेनरिक वेलेसोवर्स को दिया गया है जो कि नीदरलैंड के हैं, अमांडा एनी सिमोवा के कोच हैं। कारेन क्रांसबे स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड ये दिया गया है जेसिका पेगुला को जो कि अमेरिका की है। ठीक है, चलिए आगे देखें। ऑस्कर पुरस्कार के लिए 16 नामांकन के साथ सिनर्स ने रचा इतिहास। 15 मार्च 2026 को वर्ष 2025 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए सिनेमा जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा होनी है। 22 जनवरी 2026 को 98वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा लॉस एंजलिस में की गई। सर्वाधिक 16 श्रेणियों में नामांकन रिकॉर्ड सिनर्स के हुए हैं। सिनर्स मूवी है और जिसके निर्देशक रहे थे रियान कुगलर। दूसरे स्थान पर रहा 13 श्रेणियों के नामांकन के साथ वन बैटल आफ्टर अनदर, निर्देशक हैं पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, चलिए पॉल थॉमस एंडरसन। नेक्स्ट है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025। 20 जनवरी 2026 को पुरस्कार प्रदान करने वाले जो राष्ट्रीय ट्रस्ट इंदिरा गांधी स्मारक न्यास की ज्यूरी के अध्यक्ष हैं शिव शंकर मेनन, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ने घोषणा की है। पुरस्कार के विजेता हैं ग्रासा मशेल जो कि अफ्रीका की प्रसिद्ध राजनेता, समाज सेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जो कि अफ्रीका के 2 देशों की प्रथम महिला रह चुकी है। प्रथम महिला कैसे रही है तो देखा जाए तो ये 80 वर्षीय ग्रासा मशेल जो है हाल ही में इतिहास के एकमात्र ऐसी महिला है जो 2 देशों में प्रथम महिला रही है। वह 1975 से 86 के दौरान मोजाम्बिक के राष्ट्रपति रहे सामोरा मार्शल की पत्नी रही थी, और उनके निधन के बाद वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पत्नी भी वह रही थी। पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। सेना व अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों जवानों के लिए बहादुरी पुरस्कारों व अन्य सैन्य अलंकारों की सूची 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति में की गई। इसमें अशोक चक्र जो है वो शांति काल में बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। 3 कीर्ति और 13 शौर्य चक्र भी शामिल है इसमें, मतलब 1 अशोक चक्र दिया गया है, 3 कीर्ति चक्र और 13 को शौर्य चक्र शामिल है। अशोक चक्र जो एक को मिला है वो है शुभांशु शुक्ला, जो कि जून 2025 में एक्सियम 4 मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन। कीर्ति चक्र में 3 लोगों को दिया गया है, मेजर अर्शदीप सिंह थल सेना के, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा थल सेना के, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर वायुसेना के। ठीक है, शौर्य चक्र 13 लोगों को दिया गया है। ये लिस्ट यहाँ है आपको। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार थल सेना में है, मेजर अंशुल बाल्टू थल सेना के, मेजर शिवकांत यादव थल सेना के, मेजर विवेक थल सेना के, मेजर लिशंग थेम दीपक सिंह थल सेना के हैं, कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर है थल सेना के हैं, सूबेदार पीएच मोसेस हैं थल सेना के, लांस दफेदार बलदेव चंद है, मरणोपरांत दिया गया है थल सेना के, राइफलमैन मंगलेम संग वैफेई थल सेना के हैं, राइफलमैन धुरबा ज्योति दत्ता थल सेना के हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के थल सेना के हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए नौसेना के हैं, असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन गृह मंत्रालय के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2026 में देखा जाए तो जनवरी 2026 में देश के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति में कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 131 पद्म पुरस्कारों, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री को घोषणा की गई है। मतलब 131 में आपको 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है, उनकी घोषणा की गई है। पुरस्कृतों में 19 महिलाएं हैं, 10 विदेशी अप्रवासी भारतीय व भारतीय मूल की श्रेणी के 6 लोग इसमें शामिल।
16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण में देखा जाए तो 5 लोगों को दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है मरणोपरांत, जो धर्मेंद्र सिंह है, धर्मेंद्र देओल है, ठीक है, उनको दिया गया है कला, महाराष्ट्र में। और केटी थॉमस को दिया गया है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, केरल के हैं। सुश्री एन राजम को दिया गया है कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। पी नारायणन को दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, केरल के हैं। बी एस अच्युतानंद को दिया गया है मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में, केरल के हैं। 13 पद्म भूषण को दिया गया है, यहाँ 13 पद्म भूषण का लिस्ट है, ठीक है। देखिए, सुश्री अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपट्टी, ये आपको लिस्ट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये हो गया आपका 13 पद्म भूषण। पद्म विभूषण में भी दिया गया है, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। पद्म श्री में 113 लोगों को दिया गया है, ये पूरा लिस्ट है आपके पास, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा लिस्ट। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग खेल कूद की ओर। टाटा मुंबई मैराथन 2026, 18 जनवरी 2026 को मुंबई में मुंबई मैराथन दौड़ संपन्न हुआ। यह अंतरराष्ट्रीय फुल मैराथन था जो कि 42.195 किलोमीटर का था। टाटा मुंबई मैराथन 2026 जो है विजेताओं के नाम एक दृष्टि में अंतरराष्ट्रीय फुल मैराथन जो है 42.195 किलोमीटर का है। प्रथम है आपको पुरुष वर्ग में टाडू अबाटे डेमे इथियोपिया का 2 घंटा 9 मिनट 55 मिनट में 55 सेकंड में हुआ है कंप्लीट। और उसमें येसी कलायू चेकोले हैं जो कि इथियोपिया के हैं, 2 घंटा 25 मिनट 13 सेकंड का। दूसरा स्थान पर रहा लियोनार्डो लांगट, कीनिया के हैं, ठीक है, 2 घंटा 10 मिनट 10 सेकंड लगा इनको। तीसरे स्थान पे रहे मेहरवी वेल्ड मरियम ऑस्ट्रिया के, जो कि 2 घंटे 10 मिनट 22 सेकंड लगा इन्हें, ठीक है। ये पुरुष कैटेगरी था। महिला कैटेगरी में आपने देख चुका है प्रथम स्थान। दूसरे स्थान पे रहा किटसान अलेमा, इथियोपिया के हैं। गेजाम तसेगे एनवियम, ये भी इथियोपिया के हैं। महिला कैटेगरी में देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो था इथियोपिया का था, ठीक है। अब देखिए भारतीय धावक में देखा जाए तो प्रथम भारतीय कैटेगरी मतलब इंडियन जो थे, इंडियंस में प्रथम स्थान पर रहे कार्तिक कारकेरा, ठीक है, 2 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड। फिर दूसरा रहा अनीस थापा, तीसरे रहे प्रदीप चौधरी। महिला वर्ग में देखा जाए तो संजीवनी यादव रही पहले स्थान पर, 2 घंटे 49 मिनट और 2 सेकंड में। फिर निर्मा बेन ठाकुर और सोनम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया ओपन 2026। इंडिया ओपन 2026 में देखा जाए तो 13 से 18 जनवरी को भारतीय बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में संपन्न हुआ। एकल पुरस्कार विजेता रहे लिन चिन यी, जो कि चीनी ताइपे ताइवान के, और उप विजेता रहे जॉनथन क्रिस्टी, जो कि इंडोनेशिया के, ठीक है। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, दिल्ली में संपन्न हुआ भारतीय बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। महिला कैटेगरी में महिला एकल में देखा जाए तो विजेता है आनसे यंग दक्षिण कोरिया की, और उप विजेता है वांग झी चीन के। पुरुष युगल विजेता देखा जाए तो लियांग वेंकेंग व वांग चांग दोनों चीन के हैं। उप विजेता रहे हिरोकी मिडोरिकावा और क्योही यामाशिता जापान के। महिला युगल में देखा जाए तो विजेता है लिu सेंगू और तान निंग, दोनों चीन के हैं। और उप विजेता रहे यूकी फुकुशिमा और मायू मत्सुमोटो, दोनों जापान के। मिश्रित युगल में विजेता है डेचापोल पुआरोनप्रो सुपिस्तारा। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26। 24 दिसंबर 2025 में 18 जनवरी 2026 तक 24 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के तत्वावधान में सीमित ओवर यानी 50-50 ओवर की क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजय हजारे ट्रॉफी खेला गया। रणजी ट्रॉफी वाली जो सभी थी 38 टीमें थी इस टूर्नामेंट में शामिल थी। विजेता रहा विदर्भ, पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया, फाइनल 38 रनों से जीता। विजेता है सौराष्ट्र, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा अमन मोखाड़े सौराष्ट्र के, और सर्वाधिक 814 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लिया है अंकुर पवार ने, जो कि सौराष्ट्र के सौराष्ट्र से 25 विकेट इन्होंने लिया है, ठीक है। भारत न्यूजीलैंड ओडीआई व टी20 श्रृंखला 2025-26। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने 3 एक दिवसीय और 5 टी20 मैच की श्रृंखला खेलने के लिए भारत का दौरा किया।
ओडीआई श्रृंखला विजेता रहे न्यूजीलैंड 2-1 से। भारत की धरती पर 37 वर्ष के पश्चात न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार ओडीआई श्रृंखला जीती है। 21 जनवरी से 5 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली गई। इसमें टी20 श्रृंखला में भारत विजेता रहा, जो कि 4-1 से भारत ने जीत दर्ज की है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका भारत अंडर 19 ओडीआई श्रृंखला 2026। जनवरी 2026 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला मेजबान टीम के विरुद्ध खेली। विजेता रहा भारत 3-0 से। इस श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान रहे वैभव सूर्यवंशी। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सर्वाधिक 200 प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वैभव सूर्यवंशी, जो कि भारत के हैं, और सर्वाधिक 206 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एसेस श्रृंखला 2025-26। 21 नवंबर 2025 को 21 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 के दौरान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली गई। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया 4-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए मिशेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और 31 विकेट इन्होंने लिए थे। श्रृंखला में सर्वाधिक रन जो बना है वो बना है ट्रेविस हेड के द्वारा, 629 रन बनाया इन्होंने श्रृंखला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सजोड मारिजा ने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच पुनः बने। जनवरी 2026 में नीदरलैंड के अनुभवी हॉकी कोच सजोड मारिजा ने एक बार पुनः भारत की महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए। इस पद पर हरेंद्र सिंह, जिन्होंने दिसंबर की प्रारंभ में त्याग पत्र दिया था, और स्थान मारिजा ने लिया है। सजोड मारिजा ने इससे पूर्व जो देखा जाए तो 2017 से 21 के दौरान भारत की महिला हॉकी टीम के कोच ये रह चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं। ठीक है, 17 से 21 तक, 2017 से लेकर 2021 तक। नेक्स्ट है ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस 2026। तो ये 5 से 11 जनवरी को हुआ, ब्रिस्बेन में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2026 संपन्न हुआ। महिला एकल में विजेता रहा आरियाना सबालेंका, रही विजेता बेलारूस की। ठीक है, और उप विजेता रहे मार्ता कोस्त्याव यूक्रेन के। पुरुष एकल में जो विजेता है वो है डेनियल मेदवेदेव रूस के, और ब्रेंडन नाकासीमा अमेरिका के उप विजेता रहे। ठीक है, चलिए 72वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप रेलवे व केरल विजेता। तो 4 से 11 जनवरी 2026 को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वाराणसी में हुआ। इस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग खिताब विजेता रहे रेलवे, और महिला वर्ग खिताब विजेता रहा केरल। नेक्स्ट है दिल्ली के आर्यन वार्ष्णेय, भारत के 92वां ग्रैंड मास्टर। 16 जनवरी 2026 को दिल्ली के 21 वर्षीय आर्यना वार्ष्णेय आर्मेनिया में आधुनिक मार्गरियन मेमोरियल शतरंज में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं व पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। 4 से 10 जनवरी 2026 को पुरुषों और महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ। पुरुष वर्ग में सेना की ही दबदबा रहा, और 10 में से 9 स्वर्ण पदक सेना ने मुक्केबाजी में जीते। सभी स्वर्ण पदक विजेता के नाम हैं। पुरुष कैटेगरी में 51 किलोग्राम में फ्लाईवेट में विश्वनाथ सुरेश। ठीक है, फिर आपको 54 किलोग्राम में जो है बैंटमवेट में जदुमनी सिंह, ठीक है, जो एसएसएसबी के हैं। फिर 60 किलोग्राम लाइट वेट में रहे खुशबुद्दीन, 67 किलोग्राम वेल्टरवेट में रहे आदित्य प्रताप, 71 किलोग्राम में हितेश गुलिया, 75 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 80 किलोग्राम में रहे अंकुश, 86 किलोग्राम में रहे लोकेश, और 92 किलोग्राम हैवीवेट में रहे हर्ष चौधरी राजस्थान के, और 92 से प्लस किलोग्राम जो सुपर हैवीवेट रहे उसमें नरेंद्र रहे। ठीक है, ये पुरुष कैटेगरी का था। और महिला कैटेगरी में देखा जाए जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, 45 से 48 किलोग्राम जो कि मिनिमम वेट होता है, उसमें मीनाक्षी हुडा पुलिस कैटेगरी से। फिर 48 से 51 किलोग्राम फ्लाईवेट में निखिल जरीन तेलंगाना के। 51 से 54 किलोग्राम में आपको प्रीति पवार सेना की है। फिर 54 से 57 किलोग्राम वेदरवेट में आपको प्राची है। ठीक है, इस तरह लिस्ट दिया गया है। 81 से ऊपर जो हैवी वेट में रही है वो है अल्फिया खान, जो कि रेलवे की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025-26। तो देखा जाए तो दिसंबर जनवरी 2026 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दिल्ली व भोपाल में हुआ। इसमें राइफल, पिस्टल, शॉटगन और स्पर्धाएं शामिल थी। इसमें ओवरऑल चैंपियनशिप हरियाणा 31 स्वर्ण, 13 रजत, 16 कांस्य सहित कुल 60 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान पे रहा महाराष्ट्र, 24 स्वर्ण, 9 रजत, 9 कांस्य का रहा। तीसरा स्थान रहा राजस्थान का, 15 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य का रहा। नेशनल चैंपियनशिप के साथ ही सिविलियन कैटेगरी डीफ नेशनल चैंपियनशिप व पैरा शूटिंग स्पर्धाएं भी उपयुक्त आयोजन में संपन्न हुई हैं। ठीक है। सिविल कैटेगरी उत्तर प्रदेश, सिविल कैटेगरी में देखा जाए पहला उत्तर प्रदेश जो कि 11 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीते। दूसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश सिविल कैटेगरी में। डीफ नेशनल चैंपियनशिप में देखा जाए तो पहले स्थान पे है महाराष्ट्र, 6 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ। दूसरे स्थान पे है उत्तराखंड। पैरा शूटिंग में है पहले स्थान पे राजस्थान, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ। दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है। सभी श्रेणी में मिलाकर जो ओवरऑल चैंपियनशिप में रहा 40 स्वर्ण, 30 रजत और 35 कांस्य के साथ कुल 105 पदक जो हासिल किया है वो हरियाणा ने अपने नाम कर लिया। और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और राजस्थान तीसरे स्थान पर ओवरऑल कैटेगरी में रहा। ठीक है। नेक्स्ट है पद्म अलंकार 2026 से सम्मानित 9 खिलाड़ी खेल प्रशिक्षक। तो वर्ष 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रमाणित किया गया है, इसमें से विभिन्न खेलों की विशिष्ट उपलब्धियों में 5 खिलाड़ी और 4 प्रशिक्षक शामिल हैं। इनके नाम देखा जाए तो पद्म भूषण दिया गया है विजय अमृतराज को जो कि टेनिस से है। पद्मश्री दिया गया है आपको रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पूनिया हॉकी की है, प्रवीण कुमार आपको पैरा हाई जंपर, भगवान दास रैकवार जो कि बुंदेली युद्ध कला से है, के पजानिवेल सिवलम के प्रशिक्षक हैं, बलदेव सिंह हॉकी के प्रशिक्षक हैं, व्लादिमीर मेस्टाविटिशविली जो कि जॉर्जिया के हैं कुश्ती कोच है, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है पद्मश्री। ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक कर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा इस बार वेबसाइट पे नहीं बल्कि आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा और ये पीडीएफ फ्री होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।